3 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज इमरजेंसी के 45 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन 1975 में उस वक्त के पीएम रही इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी। इमरजेंसी के दौर को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने लिखा है, आज से ठीक 45 वर्ष पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था। उस समय भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, यातनाएं झेली, उन सबको मेरा शत शत नमन। उनका त्याग और बलिदान देश कभी नहीं भूल पाएगा। तो एक बार फिर से आपको बताते हैं, आपातकाल के 45 साल पूरे होने पर पीएम मोदी का वो ट्वीट क्या था। आज से ठीक 45 वर्ष पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था। उस समय भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, यातनाएं झेली, उन सबको मेरा शत शत नमन। उनका त्याग और बलिदान देश कभी नहीं भूल पाएगा। और ट्वीट के साथ ही पीएम मोदी की एक ऑडियो क्लिप भी सामने आई है। इस ऑडियो क्लिप में पीएम मोदी ने 45 साल पहले लगाई गई इमरजेंसी के मुश्किल दौर को याद करते हुए उससे जुड़ी यादों को साझा किया। देश में आपातकाल लगाया गया, तब उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा था, राजनेताओं तक सीमित नहीं रहा था, जेल के सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था। जन जन के दिल में एक आक्रोश था, खोए हुए लोकतंत्र की एक तड़प थी। दिन रात जब समय पर खाना खाते हैं तब भूख क्या होती है इसका पता नहीं होता है, वैसे ही सामान्य जीवन में लोकतंत्र के अधिकारों की क्या मजा है वो तो तब पता चलता है जब कोई लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लेता है। आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था कि उसका कुछ छीन लिया गया है। जिसका उसने जीवन में कभी उपयोग नहीं किया था वो भी अगर छीन गया है तो उसका एक दर्द उसके दिल में था। और ये इसलिए नहीं था कि भारत के संविधान ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं जिसके कारण लोकतंत्र पनपा है। समाज व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की भी जरूरत होती है, कायदे कानून नियमों की भी आवश्यकता होती है, अधिकार और कर्तव्य की भी बात होती है। लेकिन भारत गर्व के साथ कह सकता है कि हमारे लिए कानून नियमों से परे लोकतंत्र हमारे संस्कार है, लोकतंत्र हमारी संस्कृति है, लोकतंत्र हमारी विरासत है। और उस विरासत को लेकर के हम पले बड़े लोग हैं और इसलिए उसकी कमी देशवासी महसूस करते हैं और आपातकाल में हमने अनुभव किया था। और इसीलिए देश अपने लिए नहीं, एक पूरा चुनाव अपने हित के लिए नहीं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आहूत कर चुका था। शायद दुनिया के किसी देश में वहां के जन जन ने लोकतंत्र के लिए अपने बाकी हकों की, अधिकारों की, आवश्यकताओं की परवाह न करते हुए सिर्फ लोकतंत्र के लिए मतदान किया हो, तो ऐसा एक चुनाव इस देश ने 77 में देखा था। और पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी इमरजेंसी के मुद्दे पर ट्वीट किया और कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। अमित शाह ने ट्वीट में लिखा है, 45 साल पहले आज ही के दिन एक परिवार की सत्ता की भूख की वजह इमरजेंसी लगाई गई थी। रातों रात पूरे देश को जेल में बदल दिया गया। प्रेस, कोर्ट, बोलने की आज़ादी, सब पर रोक लगा दी गई थी। अमित शाह ने आगे लिखा कि भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस को खुद से सवाल करने की जरूरत है कि आखिर क्यों आपातकाल की मानसिकता में अब तक बने हुए हैं। जो नेता एक खानदान से नहीं है, आखिर उन्हें बोलने का मौका क्यों नहीं मिलता। आखिर कांग्रेस के नेताओं में इतनी कुंठा क्यों भरी हुई है। शायद इसलिए ये लोग अभी तक लोगों से जुड़ नहीं पाए हैं। आपातकाल पर गृह मंत्री अमित शाह के ट्वीट पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मौजूदा मोदी सरकार ने आपातकाल को बहुत पीछे छोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी से सबक हासिल किया और उसके बाद लगातार लोकतंत्र को मजबूत किया। अगर इमरजेंसी माइंडसेट कांग्रेस का होता तो अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना सकती थी। लेकिन आपने और नरेंद्र मोदी जी ने इमरजेंसी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। सीबीआई, ईडी, पुलिस का पूरा इस्तेमाल आप करते हैं अपने मुखालिफों के लिए।
इमरजेंसी पर प्रधानमंत्री का ट्वीट, उनका ऑडियो क्लिप और उसके बाद गृह मंत्री ने जिस तरह से घेरा है कांग्रेस पार्टी को, उस पर बात करने के लिए अमिताभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, गृह मंत्री के शब्दों पर मैं गौर कराना चाहती हूं। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि कांग्रेस पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं जो अभी भी कुंठा से भरे हुए हैं और ऐसे बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो इमरजेंसी वाले हालातों से ही जुड़े हुए हैं, उसी मानसिकता से, और इस वजह से लोगों से कनेक्ट स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। वो किन लोगों को निशाने पर ले रहे थे? बिल्कुल, दो चीज़ें साफ है कि आज इमरजेंसी लगाने की 45वीं सालगिरह है, जिसको लगातार बीजेपी एक पाक दिवस के रूप में मनाती आई है। और प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके अपना ऑडियो जारी करके ये जता दिया है कि बीजेपी इसे भूली नहीं है और देश की जनता को इसे भूलने भी नहीं देगी। और गांधी परिवार और इमरजेंसी का जो नाता है उसे भी बीजेपी देश की जनता के सामने हर साल रखती रहेगी कि किस तरह से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, किस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने जातियाँ की, किस तरह से भारत के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ। और उसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने भी अपना ऑडियो जारी किया है। अमित शाह गृह मंत्री, उन्होंने ट्वीट भी किया है और बाकी कई मंत्रियों ने अपनी अपनी बातें सामने रखी हैं। तो जाहिर तौर पर अभी जब चीन के साथ विवाद चल रहा है और तमाम बातें उठ रही है, राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं, सोनिया गांधी सवाल कर रही है सरकार से, ऐसे में सरकार बार बार यह कह रही है कि अभी राष्ट्र को एक दिखने की जरूरत है। ऐसे में कलह दिखने का फायदा नहीं है। जब सीमा पर विवाद उठ रहा हो, ऐसे में उनको इमरजेंसी की याद दिलाकर यह जताने की कोशिश कर रही है कि लोकतंत्र भारत का इनके लोगों से मजबूत होता है। इमरजेंसी जैसी चीजें गांधी परिवार की ही देन है और जिसको भारत की जनता न भूलेगी, न गांधी परिवार को भूलने देगी। ये बदनुमा दाग है कांग्रेस पार्टी पर, जिसको वो कभी धो नहीं पाएगी, चाहे वो इस बात की कितनी भी अब सफाई दे दे, कोई भी बात कह दे। इधर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी आपातकाल को याद करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल का सहारा लिया था। आज 25 जून है। आज हमें याद करने की जरूरत है कि 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल। ये क्यों लगाई गई थी? क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए उनके रायबरेली से चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध करार दिया था और बाद में बस उनकी कुर्सी बचे, इसी के लिए इमरजेंसी लगाई गई थी। इधर कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने भी आपातकाल को याद करते हुए ट्वीट किया है। आपातकाल हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र का जब जब परीक्षण किया जाता है तब तब वो पूरी ताकत से वापस लड़ता है। ये राजनीतिक पार्टियों पर भी लागू होता है। लोकतांत्रिक संगठन बेहतर तरीके से चुनौतियों से पार पा सकती है। लोकतंत्र निरंतर कार्य है जिसमें प्रतिबद्धता, बलिदान और ईमानदार आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। इमरजेंसी के 45 साल पूरे होने पर दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें इमरजेंसी पर लिखी गई किताबों को रखा गया है। तो इस प्रदर्शनी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें उन किताबों की दिखा रहे हैं जिसमें इमरजेंसी के 45 साल पूरे होने के अवसर पर जो किताबें लिखी गई हैं, इस पर उनकी ये प्रदर्शनी है जिसे काला दिवस और तमाम तरह की किताबों के जरिए देखा जा सकता है। कोरोना वायरस से बात कर लेते हैं क्योंकि लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी हुई खबरें अपडेट आ रही हैं और इसमें एक बड़ी खबर आई थी 2 दिन पहले जिसमें कोरोना संकट के बीच योग गुरु रामदेव की तरफ से कोरोना की दवा के नाम पर लॉन्च की गई कोरोनिल विवादों में गिर गई है। बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल पर विवाद बढ़ने के साथ महाराष्ट्र सरकार ने भी कोरोनिल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले आयुष मंत्रालय की तरफ से दवा के प्रचार पर रोक के बाद उत्तराखंड के आयुर्वेद विभाग ने भी साफ किया था कि पतंजलि ने कोरोना की दवा के लाइसेंस के लिए कोई आवेदन नहीं किया था, कभी आवेदन नहीं किया था। इस सब के बीच अब महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दवा को फर्जी बताते हुए योग गुरु रामदेव पर केस दर्ज करने की चेतावनी दी। ये कोरोना इसके वजह से दुरुस्त हो सकता है, ऐसा उन्होंने बयान किया था। उसको
केंद्र शासन के आयुष डिपार्टमेंट ने और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंस ने ऑब्जेक्शन दिया। आयुष डिपार्टमेंट ने बताया कि इस प्रकार की कोई भी परमिशन केंद्र शासन के आयुष डिपार्टमेंट ने उनको दी नहीं है, और जब तक केंद्र शासन की परमिशन नहीं मिलती इस प्रकार की वो एडवर्टाइजमेंट, गलत एडवर्टाइजमेंट या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट वो नहीं कर सकते। और उस प्रकार की उन्होंने महाराष्ट्र में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देने की कोशिश की तो उनके ऊपर गुनाह दाखिल महाराष्ट्र में किया जाएगा। और इससे पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्विटर पर लिखा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर ये पता लगाएगा कि क्या पतंजलि की कोरोनिल का क्लिनिकल ट्रायल किया गया था। हम बाबा रामदेव को चेतावनी देते हैं कि हमारी सरकार महाराष्ट्र में नकली दवाओं की बिक्री की अनुमति नहीं देगी। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री के ट्वीट के बाद बीजेपी बाबा रामदेव के बचाव में उतरी। बीजेपी विधायक राम कदम ने अनिल देशमुख के ट्वीट पर पलटवार किया। आपने कोई जांच नहीं की, कोई पड़ताल नहीं की। एक ऐसे व्यक्ति की दवा को, जिस व्यक्ति ने योग, अध्यात्म और देशभक्ति के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया है, त्यागी जीवन है, जो लोगों के हितों के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की दवा को जांच पड़ताल के बगैर स्प्यूरियस बोलना, बनावटी बोलना, ये कहाँ का न्याय है? ये अशोभनीय। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग महाराष्ट्र सरकार के मंत्री न करें। वहीं आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोना के इलाज के लिए लॉन्च की गई दवा के प्रचार पर रोक के मामले में पतंजलि से जानकारी तलब की है, जिसकी जांच के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। की बात है, नया मेडिसिन उन्होंने तैयार किया है और जो तैयार किया है वो आयुष के पास आना चाहिए। इसके पहले किसी ने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, हमारी बात है। इसलिए हमको कहा कि आपका जो कुछ आपने किया है वो पेपर यहाँ भेज दो, वो हम कंफर्म करके उसके आगे विचार करेंगे, दे देंगे। ये तो रूल है। इसके बगैर वो कोई भी व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती है। यही तो मुद्दा था और मेरे ख्याल से उन्होंने कल डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है और हम वो स्क्रूटिनी करके उसका ये करेंगे। आगे जांच करके वो हम डिक्लेयर करेंगे। बीजेपी ने इधर एक दस्तावेज जारी करके आरोप लगाया कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने साल 2006-07 में भारत में चीन के दूतावास से 90 लाख रुपए की डोनेशन ली थी। बीजेपी के आईटी सेल के संयोजक अमित मालवीय का आरोप है कि समझौते के बाद गांधी परिवार ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए बीजिंग गया था और ये पूरा दौरा चीन ने प्रायोजित किया था। तो राजीव गांधी फाउंडेशन पर आरोप लगाते हुए अमित मालवीय ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसके जरिए उन्होंने ये बात कही है कि गांधी परिवार ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए बीजिंग गया था और ये पूरा दौरा चीन ने प्रायोजित किया था। राजीव गांधी फाउंडेशन पर चीनी दूतावास से चंदा लेने का आरोप लगाया है बीजेपी ने। तो वो ट्वीट क्या है वो भी आपको बता देते हैं अमित मालवीय का, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर। आईटी सेल के संयोजक अमित मालवीय ने एक ट्वीट लिखा है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन के 2006-2007 के आयकर रिटर्न से पता चलता है कि भारत में मौजूद चीनी दूतावास से 90 लाख रुपए का चंदा लिया गया था और दोनों के बीच हुआ समझौता तो और भी ज़्यादा चौंका सकता है, क्योंकि गांधी परिवार के ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए चीन से पूरी यात्रा प्रायोजित की गई थी। तो लगातार चीन पर राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस पार्टी के सवालों को लेकर बीजेपी सरकार अपने जवाब दे रही थी, लेकिन बीजेपी लगातार उन कमियों को, उन लूप पॉइंट्स को भी खोजने की कोशिश करती दिखी, जिसमें चीन से लेकर अपने कांग्रेस पार्टी के संबंधों का खुलासा हुआ है, जिसमें अब आईटी सेल बीजेपी के संयोजक अमित मालवीय ने ये ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन के 2006-2007 के आयकर रिटर्न से पता चलता है कि भारत में मौजूद चीनी दूतावास से 90 लाख रुपए का चंदा मिला था और दोनों के बीच समझौता हुआ था। वो तो और भी चौंका सकता है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि गांधी परिवार के ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए चीन से पूरी यात्रा प्रायोजित की गई थी। इसका सीधा मतलब ये है कि जब चीन पर कोई एक्शन सरकार लेती है, बीजेपी की सरकार लेती है, तो कांग्रेस पार्टी को हमेशा उसमें शक ही नज़र आता है, लेकिन जब उनकी सरकारें रहीं तब उन्होंने किस तरह से इसका फ़ायदा उठाया, इस बात का जिक्र अमित मालवीय इस ट्वीट में करते दिख रहे हैं, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन को मिलने वाले चंदे को ही सीधे तौर पर चीन से मिलने वाला बता दिया है।
और इस चंदे के साथ ही इस बात का भी जिक्र किया कि ओलंपिक का जो पूरा प्रोग्राम था उसमें जाने के लिए भी जो पूरा खर्च आया था वो भी चीन की तरफ से ही प्रायोजित किया गया था, जिसका एक पैसा ना कांग्रेस पार्टी ना गांधी परिवार को देना पड़ा था। तो ये चीनी दूतावास से चंदा लेने का आरोप अमित मालवीय अपने ट्वीट के जरिए लगा रहे हैं। लगातार आज 45वीं इमरजेंसी की वर्ष हो चुके हैं और इसी पर बीजेपी कांग्रेस पार्टी को घेरती नजर आ रही है, जहां प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह ट्वीट करके इस बारे में अपनी बात को रोका। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये कहा कि अभी भी इमरजेंसी की मानसिकता से कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं निकल पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ अब अमित मालवीय का ये ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने साल 2006-07 में राजीव गांधी फाउंडेशन को मिलने वाले चंदे का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 90 लाख रुपए चंदा मिला और साथ ही जो ट्रिप हुआ था ओलंपिक के दौरान, ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का, वो गांधी परिवार के लिए चीन की तरफ से प्रायोजित हुआ था। तो वो ये सीधे तौर पर कहना चाह रहे हैं कि जब आप इस तरह से चीन के साथ संबंध रखते हैं तो फिर हम जब कुछ एक्शन करते हैं तो आपको शक क्यों होता है। बीजेपी के आईटी सेल के संयोजक अमित मालवीय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित मालवीय, आपको ये जानकारी कैसे हासिल हुई और इसके बारे में और क्या क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? देखिए, ये सारी जानकारी जो है वो पब्लिक डोमेन में है, सार्वजनिक रूप से लोगों के लिए अवेलेबल है। 2008 में सोनिया गांधी और उनका पूरा परिवार बीजिंग जाता है और वहां पर ओलंपिक की जो सेरेमनी होती है उसको अटेंड करता है। वो चाइनीज गवर्नमेंट के ऑफिशियल गेस्ट की तरह वहां पर जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस वक्त हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह को वहां पे इनवाइट नहीं किया जाता है। उससे पहले 2005 और 6 में राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी से, जो इंडिया में चाइनीज गवर्नमेंट का एम्बेसी है, वहां से 90 लाख रुपए का डोनेशन मिलता है। इतना ही नहीं, उसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट से भी राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन मिलता है। राजीव गांधी फाउंडेशन एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरह बनाई गई है और उसके बाद हम देखते हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन कई सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश करती है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना और हिंदुस्तान के बीच में कैसे बढ़े, इसको लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स लिखना शुरू करती है। और 2008 के बाद जब बीजिंग से सोनिया गांधी अपने पूरे परिवार के साथ छुट्टी मनाकर वापस आती हैं सरकारी खर्चे पे, चाइनीज सरकार के खर्चे पे, उसके बाद से हिंदुस्तान का जो ट्रेड बैलेंस है चाइना के साथ वो बढ़ना शुरू होता है और लगातार बढ़ता ही जाता है। यूपीए 1 के दौरान 33 टाइम्स ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है और यूपीए 2 के दौरान 88% ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है। बाद में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है तब इस ट्रेड बैलेंस को कम करने का प्रयास किया जाता है और आज स्थिति यह है कि हमने उस ट्रेड बैलेंस को 25% कम कर दिया है। सवाल ये उठता है कि जब आज हिंदुस्तान चाइना के एग्रेशन के खिलाफ मजबूत कदम ले रहा है और राहुल गांधी बार बार चाइना की भाषा में बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो आर्थिक लाभ गांधी परिवार ने सीधा चाइना और चाइना की सरकार से उठाया है, उस पे सवाल खड़े होते हैं कि क्या इस पैसों की एवज में और जो वहां पर उनको चाइना में बुला के बीजिंग ओलंपिक्स का गेम्स दिखाए गए, उसका खर्चा सारा चाइनीज सरकार ने वहन किया, क्या उसके एवज में हिंदुस्तान को कमजोर करने का काम गांधी परिवार करता आया है। एक श्याम सरन करके फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे जो मनमोहन सिंह जी की सरकार में सिक्योरिटी एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी थे। तब की कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे और अब के हालात क्या हैं, इसमें भी एक फर्क है जिस पर मैं चाहती कि मैं आपसे आगे भी बात करती, लेकिन फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया। तो कांग्रेस पार्टी की चाइनीज हॉस्पिटैलिटी को लेकर पूरा मामला जिसके बारे में अमित मालवीय बता रहे थे, उन्होंने ट्वीट भी किया। इधर भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दिग्विजय सिंह पर प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के आरोप में केस दर्ज किया गया। उनके साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कल यानी बुधवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ने के खिलाफ साइकिल रैली निकाली थी जिसमें भारी भीड़ जुटी थी और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया था। उधर दिग्विजय सिंह ने उन पर हुई एफआईआर का स्वागत किया और सरकार पर सवाल उठाए। मुझे आपत्ति नहीं है अगर जनता की लड़ाई में मुझे
जनता के हित में अगर 10 FIR भी हो जाएं, 100 भी हो जाएं, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उनका स्वागत करूंगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से 2 प्रश्न करना चाहता हूं। पहला प्रश्न यह है कि आप बताइए, क्या पेट्रोल और डीजल के भाव इस तरह से रोज बढ़ना चाहिए? आज 19वां दिन है और 19 बार पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ गए। क्या आप इस पे सहमत हैं? आप हाँ ना में कहिए। जो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से मुनाफा किसको हो रहा है? पेट्रोल पंप ओनर्स को, पेट्रोलियम कंपनीज को, केंद्र सरकार को। और इनसे जो वसूली होगी, उस वसूली से भाजपा विधायक खरीद रही है। इस बीच कोरोना पर बड़ी खबर दिल्ली से, जहां सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए जारी होम आइसोलेशन के नए नियम को बदला जा सकता है, जिस पर आज शाम 5:30 बजे होने वाली SDMA की बैठक में फैसला हो सकता है। इस मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों से दिल्ली सरकार की केंद्र सरकार से तकरार जारी है। दिल्ली सरकार लगातार कोरोना मरीजों के होम आइसोलेशन का पुराना नियम बहाल करने की मांग पर अड़ी है। केजरीवाल सरकार ने LG की ओर से जारी नए नियम को होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों की परेशानी बढ़ाने वाला बताया है और केंद्र से इसे वापस लेने की मांग की है। नए नियम के तहत कोरोना मरीजों को जांच के लिए कोविड केयर सेंटर में जाना होगा, जबकि पुराने नियम के तहत ऐसा मरीजों की घर पर ही जांच हो सकती है, जिसके लिए दिल्ली सरकार प्रयासरत थी। पहले देश में पिछले 24 घंटों में एक दिन में कोरोना में सबसे ज्यादा 16,922 नए मामले सामने आ गए हैं। तो वहीं कोरोना की वजह से 24 घंटे में 418 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना के मरीज बढ़कर 4,73,105 हो गए हैं, जबकि देश भर में कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर 14,894 हो गया है। भारत के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं तो यहाँ कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब तक 4,73,105 हो चुका है। वहीं इनमें 2,71,697 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 14,894 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल भारत में कोरोना से 1,86,514 लोग प्रभावित हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 1,42,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में दिल्ली नंबर 2 पर है, जहां पर कोरोना के मामले 70,000 के पार हैं। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां कोरोना मरीज 67,468 हैं। गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 28,000 को पार कर गया है और 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 16,000 से ज्यादा हो गई है। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा क्या कहता है? दरअसल 94,08,757 ये आंकड़ा पहुंचा है, जिनमें 47,29,511 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 4,82,194 लोगों की जान चली गई है। वहीं दुनिया भर में फिलहाल कोरोना के 41,97,062 एक्टिव केस हैं। कोरोना वायरस की कहर से पूरी दुनिया परेशान है। दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देश में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 23,81,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 11,88,000 के पार पहुँच गई है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 6,06,000 के पार है। भारत चौथे नंबर पर है, जहां पर मरीजों का आंकड़ा 4,73,000 के पार हो गया। वहीं ब्रिटेन 5वें नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 3 लाख से भी ज्यादा है। पंजाब सरकार ने कोरोना के मुद्दे पर दिल्ली सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पंजाब सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए दिल्ली को जिम्मेदार ठहरा दिया है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू और पंजाब प्रवक्ता राजकुमार वेरका ने दिल्ली को आसपास के राज्यों में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार ठहराया और कहा कि दिल्ली की वजह से ही हरियाणा में भी कोरोना के हालात बेकाबू हो रहे हैं। पंजाब सरकार के मुताबिक दिल्ली अपनी स्थिति संभाल नहीं पा रही और इसका खमियाजा आसपास के राज्यों को उठाना पड़ रहा है। दोनों नेताओं ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली से आने वाली गाड़ियों को पंजाब में घुसने से रोका जा सकता है और दिल्ली को पंजाब से जोड़ने वाली हरियाणा की सीमाओं को भी सील किया जा सकता है। हमारे पास जो जितनी भी जो बीमारी आई है या जितना भी वो है, वो सारी बाहर से आ रही है। लोकल हमारी जहाँ कोई पैदाइश नहीं है।
चाहे जितने स्पेक्स आए हैं वो स्पेक्स सारे इसी आए हैं कि कोई एनआरई था, कोई तबलीगी थे, कोई हजूर साहब से आए थे, या कुछ बम्बे से आए, या कुछ दूसरे हमारे जो फॉरेन में फंसे थे वो लोग आए हैं, जहाँ जो हमारे अदर स्टेट में फंसे वो लोग आए हैं। लेकिन उनके साथ जो उनके रिश्तेदारी थी, सोशल कॉन्टेक्ट्स थे, वो सारे लोग जहाँ पे आए। और बहुत सारे दिल्ली वाले जो लोग थे, जो पंजाब के उनके जो रूट्स हैं, उन्होंने दिल्ली से आकर पंजाब में इलाज कराना शुरू कराया। हमारे पास 100 से ज़्यादा लोग, 150 करीब लोग ऐसे जो दिल्ली से जहाँ पे आकर एडमिट हुए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार ने 1 से 15 जुलाई के बीच होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। सॉलिसिटर जनरल ने ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी है। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने परीक्षा करवा पाने में असमर्थता जताई है। सीबीएसई के मुताबिक जब हालात सुधरेंगे तब बोर्ड की बाकी बची परीक्षाएं करवाने पर विचार किया जाएगा। हालांकि 12वीं के जो छात्र परीक्षा देना चाहते हैं उनके पास बाद में परीक्षा देने का विकल्प रहेगा। इसी बीच आईसीएसई बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने 10वीं और 12वीं की बाकी बची परीक्षाएं रद्द कर दी हैं और अब उनको दोबारा कराए जाने की कोई योजना नहीं है। एहतशाम हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं। एहतशाम, और क्या कुछ हो रहा है कोर्ट में? देखिए, आज का जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का वो बिल्कुल साफ है कि सरकार एक नोटिफिकेशन लेकर आए जिसमें पूरी क्लैरिटी हो। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, तो इसको लेकर कल दोबारा हलफनामा दाखिल होगा और कल दोबारा सुनवाई होगी। कोर्ट ये जानना चाहता है कि सरकार ने टाइमलाइन क्या फिक्स किया है। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि 10वीं और 12वीं के जो बचे हुए पेपर थे वो रद्द हो चुके हैं, अब उनका एग्जाम नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि 12th के जो बच्चे देना चाहते हैं एग्जाम, उनको एग्जाम देने का विकल्प दिया जाएगा। तो फिर रिजल्ट कब निकलेगा, कब से नया सेशन शुरू होगा, साथ ही साथ जो राज्य के जो बोर्ड है उनका क्या होगा, उनका एग्जाम कैसे होगा, तो इस पर पूरी क्लैरिटी के साथ सरकार कल दोबारा अपना पक्ष रखेगी कोर्ट के सामने और फिर कोई आदेश पारित होगा। फिलहाल ये साफ है कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ये कह दिया है कि जो बचे हुए पेपर हैं 10th और 12th दोनों के, वो पेपर्स अब नहीं होंगे। जी एहतशाम, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ दिल्ली में नेपाली दूतावास के बाहर नेपाल भारत मैत्री संगठन ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान भारत नेपाल भाई भाई और कम्युनिस्ट चीन बाय बाय के नारे लगे हैं। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं नेपाल दूतावास दिल्ली की तस्वीरें, जहां चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ दिल्ली में नेपाली दूतावास के बाहर नेपाल भारत मैत्री संगठन ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस दौरान भारत नेपाल भाई भाई और कम्युनिस्ट चीन बाय बाय के नारे लगाए गए। भारत और नेपाल में चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ नेपाल भारत मैत्री संगठन की तरफ से नेपाल दूतावास के बाहर चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नेपाल भारत मैत्री संगठन से जुड़े लोग चीन के खिलाफ पोस्टर बैनर लेकर यहाँ जुटे हुए हैं और इनका विरोध इस बात को लेकर है कि लगातार चीन जो है घुसपैठ की कोशिश कर रहा है नेपाल और भारत की सीमा में विस्तारवादी नीति के तहत। अनूप जी हमारे साथ हैं। अनूप जी, आप लोग आज ये प्रोटेस्ट कर क्यों रहे? गोरखा जिले के 2 ऐसे पंचायत सामा गांव और रुई, यह वहां के गांव के लोग बोले कि यहाँ पर पिलर नंबर 35 और 34 जो लगाया गया है ये तिब्बत की तरफ से यानी चाइना की तरफ से लगाया गया है। हम नेपाल में हैं कि चाइना में है हमको पता नहीं चल पा रहा है। जब विशेष तरीके से ध्यान देखा गया तो वह जमीन चाइना ने अपने राज्य में मिला लिया है और वहाँ लगभग अभी 350 घर ऐसे हैं वो अननोन की अवस्था में है। यानी नेपाल की जमीन पे चीन ने कब्जा किया है, भारत की जमीन पे भी दावा करता है, लेकिन भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, दुनिया भर में चीन के सामान का विरोध होता है और ये पोस्टर के जरिए चीनी वस्तुओं का बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। इधर दिल्ली में मानसून की पहली बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश की वजह से मौसम सुहाना होने के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि 24 या 25 जून को दिल्ली में मानसून दस्तक देगा। तो झमाझम बारिश की तस्वीरें जो दिल्ली वालों को बहुत सुकून देने वाली है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार चिलचिली और उमस भरी धूप का सामना करना पड़ रहा था दिल्ली के लोगों को। दिल्ली में मानसून की पहली बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश की वजह से मौसम सुहाना हुआ है, लेकिन जो लोग दोपहिया वाहन से सफ़र करते हैं उनके लिए ज़रूर मुसीबत हुई है, क्योंकि उन्हें कहीं शेड देखकर रुकना पड़ रहा है। इस बारिश के रुकने का इंतज़ार करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 या 25 जून को दिल्ली में मानसून दस्तक देगा। तो आज 25 जून है और इसे मानसून की दस्तक के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दी है और आज दिल्ली में कई
जिलों में इस वक्त बारिश हो रही है और इसके साथ साथ ही लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलती दिखाई देगी। मौसम विभाग का ये पहले ही अनुमान लग चुका था कि 25 जून से दिल्ली में मानसून दस्तक देगा और उसके बाद ही आज अचानक बादल आए और उसके बाद इस वक्त मूसलाधार बारिश दिल्ली के कई हिस्सों में देखी जा सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि तेज हवाओं के साथ हल्की हल्की बारिश पूरे हफ्ते लोगों को इसी तरह से परेशान करेगी, लेकिन लोगों के लिए ये राहत की बात जरूर है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली वासी भयंकर गर्मी से जूझ रहे थे और उमस भी हो रही थी, लेकिन इस पूरे दौर में ये बारिश लोगों को कहीं ना कहीं राहत जरूर देगी। कैमरामैन अनिल के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। कश्मीर घाटी के बडगांव में सुरक्षा बल ने लश्कर के गहरी साजिश का पर्दाफाश किया है। बडगांव में सक्रिय लश्कर के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आतंकी इलाके में सेना और पुलिस की पोजीशन के बारे में लश्कर के आकाओं को खबर देने के साथ साथ यहां लश्कर के आतंकियों को पनाह और हथियार मुहैया करवाते थे। जम्मू कश्मीर के बारामूला से बड़ी खबर आ रही है। बारामूला के सोपोर में सुरक्षा बल ने लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया। सुबह से ही सोपोर के हरदेशिवा इलाके में ये आतंकी छुपे हुए थे, जिसके बाद सुरक्षा बल ने इस इलाके की घेराबंदी की और मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पिछले 20 दिनों में करीब 40 आतंकियों को सुरक्षा बल ने ढेर किया है। जनवरी से अब तक 111 आतंकी मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान में फंसे 748 भारतीयों की आज से वापसी शुरू हुई है। पहले चरण में आज जम्मू कश्मीर के 250 लोग लौटेंगे। इसके अलावा 26 जून यानी कल भी 250 लोग पाकिस्तान से वतन लौटेंगे। इसमें 152 कश्मीर के, 70 गुजरात के और 28 महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इन सभी लोगों की वापसी वाघा अटारी बॉर्डर से होगी। इसके बाद तीसरे चरण में 27 जून को 248 लोग पाकिस्तान से लौटेंगे। पाकिस्तान से लौटने वाले सभी लोगों को 14 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा।